बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो काइंडली हैंड रेज़ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बैकएंड जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ये कोड ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आज जो है ना मैंने कोड एक और किसी और प्रोजेक्ट को ओपन किया है ताकि आपको डिफरेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनका आइडिया होता रहे। अब देखें, ये प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये मतलब वो जो पहले वाला प्रोजेक्ट था उसमें सारी आपकी फाइल्स थी जो बाहर मौजूद थी। वो तो था आसान कि जो जैसे आपने ऊपर से फाइल देखी आप उसी के अंदर डायरेक्ट चले जाते थे। अब ये है कि फोल्डर्स के अंदर जो है ना फाइल्स मौजूद हैं, तो ये हम कैसे एक्सेस करेंगे। सेम ही तरीका कार है कि बस आपने जो है ना वो फोल्डर को जो है ना वो देखना होता है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे DRMS का फोल्डर है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर एडमिन का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर डैशबोर्ड की फाइल है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आपको इसका कलर कोड या कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई चेंजिंग करनी हो या कोई नया बटन बनाना हो या कोई ना यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी हो, तो आप एडमिन के फोल्डर के अंदर जाके डैशबोर्ड वाली फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पड़ा होगा। अब यहाँ पे देखें कि कैंपस मैनेजर में भी डैशबोर्ड मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फील्ड स्टाफ में भी मौजूद है, इस तरह स्पॉटर के अंदर भी मौजूद है। तो मतलब कहने का ये है कि फिर आपको ये फोल्डर का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मैंने किस फोल्डर में जाना है और उसकी कौन सा जो फाइल है वो ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने उस फोल्डर का अंदाज़ा भी लगाना है और उसके अंदर जाके ये वाली फाइल आप ओपन करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। सबसे पहले ये इस बात पे आते हैं कि जो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है क्यूरीज़ के ऊपर, जो कि हमारी बनती हैं 4 क्यूरीज़, जिसमें होता है इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का। ठीक है, बल्कि मेरे पास ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ पड़ा भी है, इसी को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है CRUD, मतलब C का मतलब क्रिएट है, तो इसको हम इंसर्ट इनटू कहेंगे। ठीक है, डाटा को इंसर्ट करने के लिए बेसिकली ये वाली जो क्यूरी होती है ना ये काम आती है, जिसने इसका जो सिंटैक्स है वो एग्जैक्ट ऐसे होता है। यहाँ पे आपका टेबल का नाम, ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना, ये आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना होता है, इसमें चेंजिंग नहीं करनी होती। बाकी यहाँ पे टेबल का नाम जो भी होगा वो यहाँ पे टेबल का नाम चेंज होता रहेगा। उसके बाद कॉलम्स जितने भी आप ऐड करना चाहो, फिर वैल्यूज़ आएगा, उसके बाद फिर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो जाके स्टोर होंगी। वैल्यू 1 कॉलम 1 के नीचे आएगी। ठीक है, वैल्यू 2 कॉलम 2 के अंदर, वैल्यू 3 कॉलम 3, और ऐसे जो है ना निज़ाम चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दी भी गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर रीड की होती है, जिसमें डाटा को रीड किया जाता है, डाटा को फेच किया जाता है डाटाबेस में से, उसकी ये वाली क्यूरी होती है, जिसमें सिलेक्ट की क्यूरी, कॉलम जितने आप चाहो बाय कॉलम भी सिलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्टार लगा के जितने भी कॉलम है सारे के सारे सिलेक्ट करवा सकते हो। ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्टार का क्या मतलब है, हमने स्टार क्यों यूज़ किया। तो स्टार का मतलब होता है जी कि जितने भी कॉलम है सारे के सारे शो करवा दिए जाएँ। फिर होता है अपडेट की क्यूरी, इसमें भी सेम टू सेम जो ब्लैक वर्ड है वो सेम टू सेम ऐसे लिखने पड़ेंगे। बाकी जो रेड कलर है ये टेबल को डिफाइन कर रहा है, ये कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहा है। अपडेट लिखना होता है, फिर टेबल का नाम होता है, फिर आपने सेट लिखना होता है। फिर कॉलम 1 के अंदर वैल्यू 1 आती है, और वैल्यू जो होती है कुछ इस स्टेटमेंट में होती है, ऐसे करके लिखी जाती है। ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर आप देख सकते हो, डबल में भी लिख सकते हो। मैं सिंगल जरूर लगा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह वैल्यू 1 भी ऐसी है, वैल्यू 2 भी ऐसी है। फिर आगे वेयर ID इज इक्वल टू 1 है तो वो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई सिंटैक्स देना है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग देनी है, जैसे कि लिखता हूँ बाय नेम, जिसका नेम जो है वो असद हो। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू, नेम जो है कॉलम का नेम है, तो उसका फिर हम यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूँगा, तब जाके वो उसको देखेगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे 1 कर दूँगा या असद लिख दूँगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग है, ये क्या बना है। तो उसको आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और तब उसको आइडिया होगा। बाकी ID जो है ना वो तो बस ऐसे ही लिखी जा सकती है बगैर आपको कोटेशंस दिए। ID कोटेशन के अंदर भी दी जा सकती है और बगैर कोटेशन के अंदर भी आप दे सकते हो। इसी तरह डिलीट का काम है, तो डिलीट के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही है। डिलीट लिखना होता है, डिलीट फ्रॉम लिखना होता है, इसके अंदर फ्रॉम का वर्ड बीच में आता है।
फिर टेबल का नाम आता है, फिर वेयर की क्लाउज आता है, फिर आईडी और वन जो भी है वो देना है। सेम टू सेम आप इसके अंदर भी यहाँ पे वेयर के बाद नेम, अगर बाय नेम करना है तो आप यहाँ पे नेम के ज़रिए भी कर सकते हो। ये बेसिकली होती हैं क्यूरीज, ठीक है, इनको हमने लेके चलना है। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब ये तो आपको क्यूरीज की तो आई थिंक सो मोस्टली पहले भी बच्चों को आइडिया है कि क्यूरीज क्या होती हैं, बट मैं अब जो है ना अब आपको शॉर्ट वर्डिंग में बताने लगा हूँ कि बेसिकली ये क्यूरीज कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। देखो जहाँ जहाँ पे डाटा आपका फैच होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डाटा आपके सामने शो हो रहा है। अब ये टेबल के फॉर्मेट के अंदर डाटा डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डेटाबेस में चेक भी कर सकते हो। डाटा जो होता है डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है, वहाँ से फेच करवा के जब हम यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है, तो उसके बैकएंड पे जब क्यूरी होती है वो सेलेक्ट की होती है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये डोनेशन की जो प्राइस लिखी हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेटाबेस में से फेच होके आ रही हैं। इसके बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो सिलेक्ट वाली होगी। इसी तरह मैनेज यूज़र के अंदर आप आते हो तो यहाँ पे देखिए स्टाफ है, ये जो डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी सिलेक्ट वाली क्यूरी के ज़रिए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसके बैकएंड पे कौन सी क्यूरी लगी हुई है तो आपने ये कहना है कि सर इसके बैकएंड पे सिलेक्ट वाली क्यूरी लगी हुई है, जो कि डाटा को वहाँ से फेच करवा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा रही है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये डिटेल सारी फेच होके आ रही है, ये देखें यहाँ पे डाटा आपके सामने डिस्प्ले होके आ रहा है। इवन यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे सखर कैंपस है और जो चीज़ें यहाँ पे शो होंगी ना वो भी सारी सिलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए ही शो होती हैं। लेकिन जब उसको एलोकेट करते हैं तो एक्शन एक परफॉर्म होता है, वो फिर उसके अंदर जो काम होता है वो बेसिकली इंसर्ट की क्यूरी या अपडेट की क्यूरी लगती है, ठीक है। लेकिन जब डाटा डिस्प्ले होता है ना, ठीक है, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो भी सिलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए होता है, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं, इसके ऊपर भी सिलेक्ट वाली क्यूरी है। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के ऊपर भी सिलेक्ट वाली क्यूरी है, ठीक है। तो जैसे ही जब डाटा डिस्प्ले होगा, कोई प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी, इवन पिक्चर की फॉर्मेट में हो, चाहे उसका नीचे डिटेल लिखी हो, जैसे ई कॉमर्स जो है वो वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी सेम टू सेम आप ब्राउज जब करते हो प्रोडक्ट्स को तो उसके बैकएंड पे जो क्यूरी होती है वो भी सिलेक्ट वाली होती है, जो कि डाटाबेस में से डाटा को फेच करवा रही होती है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटाबेसेस हैं सारी आपकी, इसमें ये टेबल्स हैं, ये देखें यूज़र की डिटेल यहाँ पे मौजूद है, ये डाटा यहाँ से फेच होकर उधर जा रहा होता है, ठीक है। डाटा बेसिकली इधर मौजूद है, लेकिन यहाँ से डाटा फ्रंट लेयर के ऊपर कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं जी उसके बैकएंड पे जो क्यूरी होती है वो सिलेक्ट वाली होती है, जो कि डाटा को डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। स्क्रीन भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं, चलो नहीं आप आपस में लगे हुए हैं। अब ज़रा गौर से देखें एक बात मज़ीद, आप नेक्स्ट वो क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि मुझे ये बताएं, आपने कह दिया है कि इसके बैकएंड पे सिलेक्ट वाली क्यूरी है, ठीक है, दिखाएं कहाँ पे है, मुझे ये वाला पेज ओपन करके दिखाएं। आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिन वाली फ़ाइल जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड की फ़ाइल है उसको आप ओपन करेंगे, एडमिन के अंदर जाओगे, डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, आप दिखा दोगे सर ये देखें ये लगी हैं क्यूरी सारी। ये जो काउंट है ना, काउंट, ये जो काउंट का होता है, ठीक है, कीवर्ड है, फंक्शन है, जो भी ले लो आप। काउंट का जो मतलब है वो ये होता है कि आपने इनकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। क्यूरीज के अंदर आप जाओ, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जाओ, ये तो टोटल है, ठीक है, ये तो सेम एज इट इज हो जाएगा ना। यूज़र जो है तो कहता है यूज़र के टेबल में जाओ, ठीक है, उसको उसमें जितनी भी डिटेल पड़ी हुई है उसको काउंट करो। जैसे वो जाएगा यूज़र के टेबल के अंदर, उसमें जितनी भी रोज़ हैं 1 2 3 और 4, इन 4 को वो काउंट करेगा। जो काउंटिंग में वर्डिंग आएगी, ठीक है, वो टोटल के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। इसी टोटल को फिर हम यहाँ पे इधर लेकर आते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे स्टोर करवा दी जाती है। अब ये कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हम ये छोटी सी क्यूरी लिखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक, ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, एज टोटल, जो भी काउंट के अंदर चीज़ आएगी वो जाके टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है फ्रॉम यूज़र के टेबल में, ठीक है। अब जो डिटेल सारी ये आएगी, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि डबल सिंगल इज इक्वल का मतलब ये होता है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ पड़ी हुई है, जो वैल्यू आती है वो उठा के आप इसके अंदर डाल दो, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो। अब ये जो एसक्यूएल यूज़र है ना, ठीक है, यहाँ पे इस पूरी क्यूरी की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है,
ठीक है। फिर यहाँ से डाटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप ये वर्ड लिखते हो यहाँ पे, इसका मतलब सेम ही बनता है। फिर यहाँ पे हम इसको चलो हमने यहाँ पे क्यूरी तो लिख दी, अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, चलाना भी तो है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको एक MySQLi क्यूरी के नाम से एक फंक्शन होता है, हमको वो चलाना पड़ता है। ये तब चलता है जब आपको ये एग्जैक्ट पता हो कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, डेटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है। वो कह रहा है कनेक्शन के वेरिएबल में डेटाबेस पड़ी हुई है, ये कनेक्शन का वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली इस लाइन से आ रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि बेसिकली हम ये लोकल होस्ट पे जाएगा, रूट पे जाएगा, डिज़ास्टर डेटाबेस जो भी इसके नेम है वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब ये देख सकते हैं पूरी लाइन जाके इसमें स्टोर होती है, ठीक है। और सेम टू सेम डैशबोर्ड में जो है ना कनेक्शन का जो वेरिएबल है हम वो यूज़ कर रहे हैं। बस आप ये समझें कि कनेक्शन बनाने के लिए जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है ये वाला, इसमें और इन दोनों पैरामीटर को आपस में वो क्या करेगा, मैच करेगा। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों ट्रू हैं, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो चलेगी, चलने के बाद जो भी वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होगा। ये वेरिएबल आप किसी भी नाम से दे सकते हो, ठीक है। वो फिर आपको यहाँ पे उसी नाम को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। फिर इस तरह फिर हम टोटल की जो काउंटिंग है वो, साथ में जो क्यूरी हमने चलाई है कि हमको कनेक्शन मिल गया, हमको डेटाबेस मिल गई, ठीक है, वो भी मिल गई है। और साथ में टोटल जो काउंटिंग में डाटा आया है वो कितना आया वो हम चेक करके इसमें स्टोर करवा देंगे। फिर हम इसी को यहाँ पे ये देखें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इको किसको करवा रहे हैं, टोटल यूज़र को। ये कहाँ पे है, ये भाई ये वाला है। बाकी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये बेशक आप देखें कोड, बस क्या चेंजिंग है यहाँ पे कैंपस का जो टेबल का नेम है, बस वो चेंज है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। इस तरह डोनेशन क्या है, इन सबको सम करवा के करवाया जा रहा है। मतलब क्या है कि जो आप उस पहले अमाउंट को सम करोगे, जितनी भी अमाउंट पड़ी हुई है उसको टोटल में डालोगे, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगी वो फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, सम अप पड़ा हुआ है। जितनी भी हमारे पास अमाउंट है उनको सम किया गया है, ठीक है, उनको ऐड किया गया है और उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करवाई, इसके अंदर स्टोर करवाई गई है। इसी तरह यहाँ पे टोटल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे काउंट करके शो करवाई गई हैं। फिर इन्हीं को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कार्ड्स के अंदर, ठीक है। ये आसान सा काम था। आगे वो कह रहा था ना, जैसे यहाँ पे उसने ये बोला हुआ है कि भाई ये जो रिसेंट डोनेशंस हैं ये बताओ, एक्टिव रिलीफ कैंप है ये बताओ, ये कैसे यहाँ पे आया। तो ये देखें यहाँ पे ये लगी है सेलेक्ट वाली क्यूरी, ठीक है, ये लगी है सेलेक्ट वाली क्यूरी जो कि डेटाबेस को फेच करवा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा रही है। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 2 मिनट यार। एसोसिएट का मतलब ये होता है, देखो ये देखें, ये बेसिकली एक PHP का फंक्शन है, ठीक है, जो कि रो बाय रो जो है डेटाबेस में से उठाता है, ठीक है। एक सिंगल रो उठाएगा, ठीक है, उसको उठा के आपको फ्रंट पे शो करवाएगा। मतलब उसने पहले ये रो उठानी है, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एरेज के ज़रिए पहले इंडेक्स 0 पे ये पड़ा हुआ है डिटेल, इसको शो करवाएगा। इंडेक्स 1 पे ये है, इंडेक्स 2 पे ये पूरी रो है, फिर इस तरह करके ये सारी रो बाय रो वो फेच करवाता है। इसको कहते हैं एसोसिएट। हम सवाल यहाँ पे ये आता है सिलेक्ट, ये जो क्यूरी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई है ये तो हमने पढ़ी हुई है। लग रहा है आपका माइक नहीं चल रहा। माइक नहीं चल रहा, और मैंने माइक ही बंद किया हुआ है, सॉरी यार। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि जो MySQLi फेच एसोसिएट फंक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली डेटाबेस में से डाटा को जो रोज़ होती हैं, ठीक है, उनको 1 बाय 1 फेच करता है, ठीक है। यहाँ से उठाएगा, ये एरे के ज़रिए डाटा को स्टोर करवाता है, शो करवाता है, ठीक है। यहाँ पे रो पहली जो होगी इसको शो करवाया जाएगा, फिर दूसरी रो होगी, फिर तीसरी शो होगी, फिर चौथी होगी। तो ऐसे करके जो है ना रोज़ को एरेस के ज़रिए डिस्प्ले करवाया जाता है 1 बाय 1। सिंपल एक जो सिंगल रो होती है पहले उसको उठाया जाता है, ठीक है, फिर दूसरी रो चेक होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके जो है वो चलता रहता है। तो इसके लिए कहते हैं MySQLi फेच एसोसिएट। अच्छा सही है। अब यहाँ पे देखें बात यहाँ पे ये आ रही है, सिलेक्ट डी ये लिखा हुआ है, फिर यू फुल नेम, फिर ये लिखा हुआ है। बेसिकली देखो ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। अब ये जो है ना ये जॉइंट लगे हुए हैं, सिंपल जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉइंट का मतलब ये होता है कि दो टेबल्स को, डेटाबेस के 2 टेबल्स को आपस में मिला के फ्रंट पे शो करवाना। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मेरे पास एक यूज़र का टेबल है,
ठीक है, उसने कोई ना कोई कैंप ज्वाइन किया या डोनेशन दी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डोनेशन उसकी शो हो कि उसने कितनी डोनेशन की हैं, उसको कौन से कैंपस एलोकेटेड हुए हैं। अब ये क्या हुआ क्या है, यहाँ पे एक मिसमैच ये होता है कि यूज़र का टेबल तो अलग है, डोनेशन का टेबल भी अलग है, और कैंपस का जो टेबल है वो भी अलग है। तो मैं उसी यूज़र की डिटेल कैसे शो करवाऊँ कि उस यूज़र ने जो कौन से कैंपस के अंदर कौन सी डोनेशन दी है, एग्जैक्ट उसी बंदे की। उसके लिए फिर आपको जॉइंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डी डॉट स्टैटिक यू डॉट फुल नेम फ्रॉम डोनेशन डी ज्वाइन यूजर्स यू ऑन डी डॉट डोनर आई डी इज इक्वल टू यू यूज़र आई डी ऑर्डर बाय डी डॉट क्रिएटेड एट डिसेंडिंग लिमिट 5। ये पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें कि यहाँ पे इसने लिखा है सिलेक्ट डी। अब ये डी क्या चीज़ है, साथ में स्टार की तो मैं समझ आ गई है कि सारे कॉलम, लेकिन डी है क्या? ये बेसिकली टेबल का नाम है। यहाँ पे ये देखें, डोनेशन को उसने डी कह दिया, फ्रॉम डोनेशन डी, ठीक है। आप इसको डी टी भी कह सकते हो, फिर आपको यहाँ पे डी टी यूज़ करना पड़ेगा। अब डी यूज़ कर रहे हो, डोनेशन मतलब डी, तो इसका मतलब ये बनता है कि डी डॉट सैलरी का मतलब ये बनता है कि डोनेशन के अंदर जाओ, उसके सारे कॉलम उठा लो, ठीक है। फिर कोमा, फिर कहता है यू मतलब क्या है? यूज़र। ये देखो यहाँ पे यूज़र्स को उसने यू कहा है, ये देखें यूज़र यू डॉट फुल नेम। वो कहता है यूज़र के अंदर जाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ फुल नेम उठाओ, बाकी और कुछ नहीं उठाना तुमने। फिर फ्रॉम, वही सेम टू सेम बात है, डोनेशन डी है, ठीक है। फिर ज्वाइन करो यूज़र यू को, आपस में दोनों टेबल को ज्वाइन करवा दो ऑन, लेकिन शर्त ये है कि डोनर आईडी जो कि डोनेशन के अंदर पड़ी हुई है वो, और यूज़र की आईडी दोनों को आपस में मैच करो कि क्या जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है उसकी जो डोनर आईडी है वो आपस में मैच होती है, ठीक है। ऑर्डर बाय डी क्रिएटेड एट, जिस डेट को क्रिएट हुआ, डोनेशन के टेबल में जाओ, उसमें देखो क्रिएटेड एट का कॉलम होगा, उसको उठाओ, और सिर्फ उसकी जो 5 डोनेशन है ना पहली, सिर्फ वो शो करवानी है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। होता क्या है कि यूज़र का ये टेबल पड़ा हुआ है, इसकी यूज़र की आईडी ये 1 है, ठीक है। मैंने अब फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टाफ है, स्टाफ ले लो, चलो इसकी आईडी 4 है, मैंने ना ये लॉगिन किया, ठीक है, इसकी आईडी सेशन में स्टोर करवा दी, इसका यूज़र नेम सेशन के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, नेम वगैरह भी मैंने सेशन के अंदर स्टोर करवा दिया। आप ऐसे एज्यूम करो, ठीक है, लॉगिन मैंने किया हुआ है। जब मैं डोनेट करता हूँ ना, ठीक है, तो वो इसकी जो आईडी 4 नंबर होती है ना, वो उठाता है, उठा के ना डोनेशन वाले टेबल के अंदर यहाँ पे डाल देता है, वो यहाँ पे पुट कर देता है, यहाँ पे डोनर आईडी, यहाँ पे नया कॉलम है, ये तो उसकी प्राइमरी की है ना, ये डोनर आईडी जो है ना ये इसकी फॉरेन की है, तो वो फॉरेन की के अंदर डालता है सेम टू सेम आईडी। जैसे अब यहाँ पे 3 यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो 3 नंबर का जो सपोर्टर है ना, ठीक है, ये वाला बंदा है, इसने जो है ना वो सपोर्ट किया है, इसने जो है वो बेसिकली डोनेशन की है, तो इसकी जो डोनेशन जो है ना कैश में भी की है इसने, इन काइंड भी इसने की है। तो इसकी जो आईडी जो होगी ना, जैसे कैश में किया या इन काइंड की, दोनों जो है ना वो शो हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि 2 टेबल को या 3 टेबल को आपस में ज्वाइन भी आप करवा सकते हो थ्रू अ ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 2 टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, एक है जी यूज़र डोनेशन का और एक है यूज़र का टेबल। बस ये बात आपने सिंपल अपनी वर्डिंग में बस ये बता देनी है, सर 2 टेबल को आपस में ज्वाइन करके हम डाटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर वो डीपली जाता है तो, कि डी का क्या मतलब है, आपने कहा सर डोनेशन जो टेबल का नेम है ना उसको मैंने डी यहाँ पे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी डॉट स्टैटिक का मतलब है कि डोनेशन के जितने भी कॉलम्स हैं वो उठा लो। यू का क्या मतलब है, यूज़र का टेबल का नेम है, ये देखें यूज़र का जो है ना इसका नाम मैंने यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी उसके बाद ये लिमिट 5 का क्या मतलब है कि लिमिट 5 का मतलब ये बनता है कि यहाँ पे जस्ट ओनली 5 तक ही डाटा शो हो, इससे ज़्यादा शो ना हो। समझ आई? कोई सवाल है? ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं सारी, ये तो थी ना सिलेक्ट वाली, ठीक है। जैसे लॉगिन करना, डाटा फैच करवाना, डाटा डिस्प्ले करवाना, जब भी डाटा आपने सर्च करना हो, डिस्प्ले करवाना हो, डाटा को फैच करवाना हो, डाटा को लॉगिन कर, जैसे यूज़र को लॉगिन करवाना हो, ठीक है,
उसके बाद और कहाँ टेबल के अंदर जब डाटा डिस्प्ले होता है या ड्रॉप डाउन इसमें डाटा जब डिस्प्ले होता है। आप बस शॉर्ट जो वर्डिंग आप ये समझो कि टेबल में से जब भी डाटा आपका फ्रंट पे डिस्प्ले होगा उसके पीछे बैकग्राउंड पे जो क्यूरी होगी वो हमेशा सिलेक्ट वाली होगी, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अलावा और कोई क्यूरी नहीं हो सकती। अगर क्लास एंड होती है तो मैं आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा, आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाए तो अपनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये बेसिकली इसके बैकएंड पे क्यूरी होती है सेलेक्ट वाली, उसके अलावा और कोई क्यूरी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे ना जब एडिट पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे ये रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ें ये लिखी नज़र आ रही हैं, ये भी सिलेक्ट की क्यूरी लगी होती है। जब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं फिर अपडेट की क्यूरी चलती है जो कि रिकॉर्ड को चेंज कर देती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ से डाटा आप प्रेजेंटेशन लेयर जिसको हम ये अपनी एप्लीकेशन कहते हैं इधर डिस्प्ले करवाते हैं, तो बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो सिलेक्ट वाली होगी। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं जी, उसके बाद आगे आते हैं जी इंसर्ट इनटू की क्यूरी। इंसर्ट इनटू की क्यूरी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे रिकॉर्ड आपने ऐड करना होता है। जब भी आपने नया रिकॉर्ड ऐड करना है, नया रिकॉर्ड, वहाँ पे आपकी इंसर्ट इनटू की क्यूरी होगी। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र, क्रिएट न्यू यूज़र, रजिस्टर करना, यूज़र रजिस्ट्रेशन, क्रिएट न्यू अकाउंट, इंसर्ट, ऐड, क्रिएट, जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब यही होता है कि उसके बैकएंड पे जो क्यूरी है वो इंसर्ट इनटू की क्यूरी है। तो इसका नाम इंसर्ट इनटू होता है, क्रिएट नहीं होता। मैंने अक्सर जब मैं वाइवा लेता हूँ या कोई सवाल करता हूँ तो आप कहते हो जी क्रिएट की क्यूरी। भाई क्रिएट की क्यूरी होती है टेबल को क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, वो डाटाबेस के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड के अंदर आपकी क्रिएट की क्यूरी यूज़ होती नहीं है, आप ये वर्डिंग यूज़ कर ही नहीं सकते। आप बोलेंगे इंसर्ट इनटू, रिकॉर्ड को हमने ऐड करना है तो इंसर्ट इनटू की क्यूरी होगी जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र है, जब हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, इसके बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो इंसर्ट इनटू की होगी। वो कह सकता है दिखाओ कहाँ पे है, आप ऐड यूज़र की फाइल में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप ओपन करके दिखा दोगे सर ये देखें इंसर्ट इनटू की क्यूरी ये लगी हुई है। वो पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ है, आपने कहना है सर टेबल का नेम है, ये कॉलम्स के नेम है, ये आगे इनकी वैल्यूज़ हैं, बस सिंपल। इसी तरह फिर आगे आते हैं जी ऐड न्यू कैंप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी है। डोनेशन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एलोकेटेड के अंदर जाओगे, यहाँ पे एलोकेटेड हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एलोकेटेड के ऊपर कौन सी क्यूरी है, चेक कर लेते हैं। इस पर मुझे लगता है कि इंसर्ट की होगी, चलें एलोकेटेड रिसोर्स नहीं, यहाँ पे अपडेट किया है क्योंकि अब स्टेटस को वो अपडेट कर रहा है, रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहा, वो उसको ना उसका जो स्टेटस होता है वो चेंज करके रिकॉर्ड को एलोकेटेड कर देता है, तो मतलब अपडेट की क्यूरी है जी। ठीक है, उस तरह आगे चलते हैं जी। जब एडिट लिखा हो, अपडेट लिखा हो, चेंज पासवर्ड, चेंज कुछ भी ऐसा वैसा लिखा हो तो उसके बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो अपडेट वाली होगी। जब भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ न्यू का, एग्जिस्टिंग का, एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले से मौजूद होना। जब भी रिकॉर्ड पहले से मौजूद होगा उसमें किसी भी जगह पे जाके आपने चेंज करना हो, ठीक है, एडिट करना हो या अपडेट करना हो तो उसके बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो अपडेट की होगी। आपने चेंज की क्यूरी नहीं होती, एडिट की क्यूरी नहीं होती, ये वर्ड आपने यूज़ नहीं करने, आपने यही कहना है कि अपडेट की क्यूरी है। जब भी एडिट लिखा हो, ठीक है, या फिर अपडेट लिखा हो, ठीक है, या फिर आपका चेंज वर्ड लिखा हो, इसके बैकएंड पे आपने जो क्यूरी यूज़ करनी होती है वो होती है अपडेट वाली, क्योंकि उसने रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है। डिलीट की क्यूरी का काम बड़ा आसान है, जब भी कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट कर देना है उसके बैकएंड पे जो क्यूरी है वो डिलीट वाली है। अच्छा, अक्सर को लिखा होता है, मैंने यूज़र के आगे लिखा होता है अप्रूव, डिसअप्रूव, स्टेटस एक्टिव, डिसएक्टिव। जो स्टेटस चेंज होता है ना हमारा, जैसे यहाँ पे ये देखो स्टेटस चेंज हो रहा है, इसके बैकएंड पे भी जो क्यूरी होगी वो अपडेट वाली होगी। तो बात यहाँ पे चेंजिंग की है, जब भी कुछ चीज़ चेंज होगी, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा, वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर फ़ोन नंबर ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर आपकी ईमेल चेंज हो रही हैं, ठीक है, उसमें आपका फुल नेम चेंज हो रहा है, तो मतलब उसके बैकएंड पे जो क्यूरी होगी वो आपकी अपडेट वाली होगी। तो इसको कहते हैं अपडेट की क्यूरी। ये सारी जो चारों क्यूरीज है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके कोड में कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में क्यूरीज का जो काम है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। आगे हम फिर जो थोड़ा बहुत जो है वो PHP जो बैकएंड है इसके ऊपर आते हैं। तो जज़ाकल्लाह, यहाँ पे जो वीडियो ये ख़त्म, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ।